अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एनजीटी 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज 10वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। हमने सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर पढ़ा पीछे कि किस तरीके से मतलब जस्ट नेम चेंज करके और थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस करके जो है हुकूमत चलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो सिस्टम उसको चलाना बहुत मुश्किल था और फिर अपनी एक मुल्क की पहचान भी होती है, तो चेंजेस की ज़रूरत तो थी ही। ठीक है, तो चेंजेस तो करने ही थे, ज़ाहिर सी बात है। वो जो सिस्टम बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था? वो एक ग़ुलामी की सिस्टम को यानी कि किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाता था, इसलिए बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान जब एक आज़ाद मुल्क बना तो अब क्या था? हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होती है? अपनी पब्लिक की खुशी, पब्लिक को सहूलियात देना। यानी मकसद चेंज हुआ तो वो सिस्टम भी थोड़ा मुश्किल क्रिएट करने लग गया। तो इस वजह से डिसाइड किया गया कि जो सिविल सर्विस जो है हमारा स्ट्रक्चर है, इसको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, अब इसको रिफॉर्म करने के लिए क्या किया गया? फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि वो स्टडी करें हमारे सिस्टम को, रिकमेंड करें हमें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोग आए। ठीक है, और इसमें हम कुछ यहाँ पे देखेंगे और कुछ यहाँ से भी कमेटीज़ बनाई गई कि वो स्टडी करें सिस्टम को और बताएं कि क्या चेंजेस किए जाने चाहिए और फिर क्या चेंजेस हुए और आज का क्या सिस्टम है हमारा। ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है ईगर रिपोर्ट 1953। ठीक है, रॉलैंड ईगर जो है वो यूएसए का एक बंदा था, उसे बुलाया गया यहाँ पे। ठीक है, कि वो ऑब्जर्व करे हमारे सिस्टम को और वो देखे कि मतलब हमारे सिस्टम में क्या चीज़ें हैं और क्या चेंजेस करने चाहिए। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन पे एक रिपोर्ट बनाई जिसमें मेन पॉइंट्स उसने बताए कि जो हमारा जो सिस्टम मौजूद है ये मतलब सारा जो इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स एकेडमिक नोशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी, इट इज़ ऑब्सेस्ड विद इंटरेस्ट ऑफ दोज ऑलरेडी इन सर्विस। यानी वो कहते हैं कि जो सारा सिस्टम मौजूद है ये मतलब एबिलिटी या इन चीज़ों पे इंटेलिजेंस पे नहीं मतलब से मतलब नहीं है इतना, इसका नहीं है। इसका मेन मकसद जो है वो सर्विस में लोग मौजूद होते हैं ना, उनको सर्व करना है, यानी पब्लिक को सर्व करना नहीं है। जो लोग सर्विस में आएंगे ना उनको सारा मफाद मिलेगा इसका, जो भी सर्विस में आएगा, यानी ये सिस्टम ऐसा है। दूसरा उसने ये चीज़ बोली कि जो रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड है, जिस तरह रिक्रूट लोग होके आते हैं सर्विस में, वो आउटडेटेड तरीका है और रिक्रूटमेंट टेक्निक्स जो हैं वो चेंज है। अब वो मतलब रिमूव कर देनी चाहिए। ठीक है, करंट सिचुएशन से बहुत चेंजेस होनी चाहिए। उसके बाद है जो सिलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा है कि मतलब सेल्फ प्रिपिचुएटिंग है। मतलब ऐसा है कि जिससे मतलब उनको वो एक ही लोग बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अपने ही लेवल पे और अपने मर्जी के लोगों को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, कोई नए बंदे का आने का सिस्टम नहीं है। ठीक है, इंस्पिरेशन कोई उनसे नहीं ले सकता। ठीक, वो एक मिरर वाला हिसाब है कि खुद कोई देखते जाओ, बार बार खुद कोई देखते जाओ, कोई नया बंदा नहीं आ सकता इसमें, यानी ऐसा सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद जो मेंबर है सिविल सर्विस के वो ऐसे हैं कि लाइक अ बॉक्स। ठीक है, इंटरचेंजेबल पार्ट इन असेंबली लाइन, यानी बार बार वही ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने बोली कि ये सिस्टम है। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कि इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि यूनिफिकेशन ऑफ इंटायर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ इनटू सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान विद इंटरनल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। यानी वो कहते हैं कि मतलब जितने ग्रुप हैं उनकी यूनिफिकेशन की जाए, एम्प्लॉयज़ की बाकायदा सिस्टम बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ये लोग हैं, फॉरेन सर्विस को ये कंट्रोल करेंगे, अकाउंट्स को ये करेंगे। पर्पज़ होना चाहिए उनका, एक पर्पज़ के तहत उनकी यूनिफिकेशन की जाए। फिर अगर उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड पे स्केल बनाया जाए जॉब के एनालिसिस के लिहाज से, यानी जिसका जितना काम है, जितना कॉम्प्रिहेंसिव काम है, जितना अहम काम है, जितना जिसकी स्ट्रगल है, उसके हिसाब से उसकी पे जो है वो सेट की जाए। ठीक है, तीसरे उन्होंने बोला कि जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको जो है वो डोमिनेट है बहुत ज़्यादा हर सर्विस पे उनका जो है मतलब बाहर के हालात हैं या मतलब जैसे फॉरेनर से ताल्लुक़ रखना तो वहाँ पे भी जर्नलिस्ट घुसे हुए हैं, हुकूमत को चलाना है तो वहाँ भी घुसे हुए हैं, अकाउंट्स हैं तो वहाँ भी घुसे हुए हैं। तो जर्नलिस्ट को डोमिनेट नहीं करना, जो टेक्निकल काम है वहाँ पे टेक्नीशियंस होने चाहिए, हर जगह जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोली। अगली चीज़ जो है वो अगला एक बंदा आया, वो मिस्टर बर्नर्ड ग्लैडियक्स थे। ये भी यूएस से थे। ये आए, इन्होंने मतलब ये भी कंसल्टेंट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया कि जो जर्नलिस्ट की सुपीरियरिटी है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि टेक्निकल प्रोफेशनल लोगों को जो है सिविल सर्विस में लाया जाए और स्किल्स की बेस पे जो है वो उनको प्रमोशन दिया जाए। ठीक है, अगली चीज़ जो है वो 1955 में जो एक 5 ईयर प्लान जो है वो पेश किया गया। इसमें भी यही चीज़ कही गई कि जो जर्नलिस्ट कैडर है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस मिली हुई है। इन्होंने भी यही चीज़ नोट की। ठीक है, तो इट इज़ मतलब इसने जो 5 ईयर प्लान है इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो नॉन टेक्निकल सेंटर सुपीरियर सर्विसेज हैं मतलब उनको कन्वर्ट कर दी जाए, ब्रांचेस बना दी जाएँ
सिविल सर्विसेज में पे स्केल्स हो, प्रोस्पेक्ट प्रमोशन का एक तरीका हो, छोड़ने का एक तरीका हो, सिस्टम होना चाहिए बाकायदा एक। फिर अगला है पे एंड सर्विस कमीशन बनाया गया 1962 में। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मौजूद सिस्टम को, सीनियरिटी का जो सिस्टम मौजूद था उसको बहुत ज़्यादा किया, और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि मतलब एक बाकायदा जो है वो ग्रुप्स बनाए जाएँ कि सीनियरिटी किस लेवल पे होगी, कौन सीनियर किस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो तरीका बताया वो एक ये था कि यानी पहले सबसे पहला जो ए ग्रेड से भी ऊपर है वो है PAS, पब्लिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी इसमें टॉप डायरेक्टली और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ये, यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा लेवल के लोग होंगे। फिर ग्रुप ए है 4 ग्रेड होंगे इसके, और इन 4 ग्रेड्स में क्या है मैनेजेरियल क्लास के लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर डिवीजन लेवल तक इसमें लोग होंगे। फिर ग्रुप बी होगा जिसमें 4 ग्रेड होंगे, जिसमें बेसिक ऑफिसर क्लास के लोग होंगे। फिर ग्रुप सी होगा जिसमें जो है वो 5 ग्रेड्स होंगे, जिसमें लोअर इंस्पेक्शनल लोग और मिडिल सुपरवाइजरी स्टाफ मौजूद होगा। फिर ग्रुप डी होगा जिसमें 5 ग्रेड होने चाहिए, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स, रैंक और फाइल स्टाफ के लोग होने चाहिए। फिर ग्रुप ई हो जिसमें 4 ग्रेड्स हों, जिनमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जिनमें स्किल्स हैं भी और मतलब दोनों तरीके का काम किसी हद तक जानते हैं। और ग्रुप एफ होना चाहिए जिसके 4 ग्रेड हो, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि एक तरीके से इन्होंने ग्रुप्स बना दिए। फिर अगला एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया 1969 में, यानी कि ये CSP से यानी कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग भी इसमें शामिल थे और नॉन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स भी इनको अपॉइंट किया गया जो हमारा स्ट्रक्चर है मौजूदा इसको सर्विस को स्टडी करने के लिए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि जो जितनी ब्रांचेज हैं सिविल सर्विस की, मतलब हमने पढ़ा ना इतने 13 ग्रुप्स थे, तो इन सब के जो है वो स्टेटस सेम होना चाहिए, यानी इसमें जो सीनियर लेवल पे है वो हर ग्रुप का जो है वो सीनियर लेवल पे बंदे का वही लेवल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए हर एक की, दूसरे से अलग वो मिक्स अप नहीं करना। उसके बाद उन्होंने कहा जो एक्स कैडर पोजीशंस हैं, यानी कि जो एक कैडर होते हैं जो टेक्नीशियंस हैं जो स्पेशलिस्ट्स हैं, उनके लिए बाकायदा एक तरीका है उनको अपॉइंट करने का, तो एक्स कैडर्स के लिए बाकायदा एक तरीका होना चाहिए अपॉइंट करने का। वो कहते हैं डिफरेंस नहीं होना चाहिए पे स्केल्स में प्रोफेशनल और सेंट्रल लेवल पे। उसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कमेटी एक बनाई गई, इन्होंने भी जो है वो पढ़ा, केयरफुली ऑब्जर्व किया और रिकमेंड किया इन्होंने कि जो जितनी भी आल सर्विसेज हैं या कैडर्स हैं इनको मर्ज किया जाए, एक यूनिफाइड ग्रेड स्ट्रक्चर बनाया जाए इक्वालिटी के तौर पर, और अपॉर्चुनिटी दी जाए तमाम लोगों को, ठीक है, ताकि जो भी स्पेशलाइज्ड हैं या प्रोफेशनल लोग रिक्वायर करते हैं जॉब को वो कम्पीट कर सकें और अपनी जॉब ले सकें, ठीक है। फिर जितनी क्लासेज हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो क्लासेज को ऑब्लिश कर दीजिए, क्लासेज बनाई गई थी पहले, ठीक है, ABCD क्लासेज बनी हुई थी, तो उनको ऑब्लिश कर दिया जाए और बाकायदा एक टॉप टू बॉटम एक स्टेप बनाए जाए, एक मतलब जो है ग्रेड्स बनाए जाए, ये क्लासेज वाला सिस्टम खत्म हो। उसके बाद इन्होंने कहा कि करेक्ट ग्रेडिंग की जाए जॉब इवेल्युएशन करके, ठीक है, जिस तरह की जॉब्स होंगी उसके हिसाब से इवेल्युएट किया जाए चीज़ों को और फिर जो है उसके हिसाब से ग्रेडिंग की जाए। फिर अब ये सारे इतने सारे लोगों ने सजेशन दी, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई अब वो देखिए। इम्प्लीमेंटेशन एक तो ये चीज़ हुई कि जो हेड ऑफ मिनिस्ट्री है उसको ग्रेड 22 उसको ग्रेड दिया गया और उसका एडिशनल सेक्रेटरी 21 ग्रेड पे आ गया, ठीक है, यानी कि ग्रेड्स बनाए गए, क्योंकि जो पहले जो है वो ग्रेड 600 से ज़्यादा थे उनको मर्ज करके 22 ग्रेड्स बनाए गए, ठीक है, जो एप्लीकेबल थे गवर्नमेंट के तमाम ऑर्गेनाइजेशन में तमाम प्रोफेशंस में। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 23 तक थे, 23 हाई ग्रेड था, 20 जो से 1 था वो सबसे लोएस्ट ग्रेड था, ठीक है, और टेक्निकल पोस्ट को भी जो है वो मर्ज कर दिया गया, एक पूरा यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया। उसके अलावा जो ग्रुप्स थे जो 13 थे वो मतलब उन सब को आपस में मर्ज करके और इस तरह का सिस्टम बना के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बनाए गए 15। अब ये जो 15 ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं जो CSS करके जाते हैं या जो जो है एग्ज़ाम देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस PPSC का, तो ये इन्हीं ग्रुप्स में इनको जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो। तो ये 15 ग्रुप्स मौजूद हैं। अब ये नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का है, पुलिस सर्विस का, इनकम टैक्स का, कस्टम एक्साइज का, अकाउंट्स का, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोस्टल, कॉमर्स, फॉरेन अफेयर्स, ऑफिस मैनेजमेंट, मिलिट्री, रेलवे, सेक्रेटरीट, ट्राइबल एरियाज़, इकोनॉमिक प्लानर्स, तो ये सारे 15 ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। और इनके लिए फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिमिट क्या थी कि 28 से 30 एज होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा प्रमोशन जो है वो प्योर जो है मेरिट पे होगा। उसके बाद जो है कंसेप्ट जो है लेटरल एंट्री का उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप एक तो कंपटीशन के जरिए आ सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास स्टडी मौजूद है किसी बेसिक स्पेसिफिक ग्रुप की तो आप उसके लिए मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है वो भी कराया गया। कॉमन ट्रेनिंग सारे ऑफिसर्स की होगी, लाहौर में सिस्टम बनाया, अकेडमी बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सिस्टम वो करवाया गया। उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन जो है जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम किए गए, ये सिस्टम था। और अब आज जो सर्विस सिस्टम का मौजूद पब्लिक सर्विस कमीशन का मौजूद है सिविल सर्विस का, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वो ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पूरे पाकिस्तान की वो है किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है फेडरेशन का, ठीक है। और फेडरेशन में जो एक फेडरल कैबिनेट बनाई जाती है उसकी अथॉरिटी उसके पास है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। उसके बाद 4th शेड्यूल के बाद जो फेडरल और कंकरेंट लिस्ट एरियाज़ की है, यानी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकायदा जो हैं वो फेडरल की किसके पास होंगी, कौन काम क्या करेगा, वो सारी फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी।
यानी जो शेड्यूल बनाया गया उसके हिसाब से। फिर अब कैटेगरीज हैं सिविल सर्विस की, 3 किस्म के होते हैं। एक जनरल सर्विसेज होते हैं, एक सेमी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं और एक प्योरली टेक्निकल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जनरलिस्ट में जो जनरल एजुकेशन के कैंडिडेट होते हैं, यानी जिन्होंने सिंपल आपने बीए किया उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो और आप वो कर सकते हो। सेमी टेक्निकल्स होते हैं जिनमें मतलब एडवांस एकेडमिक अटेनमेंट अगर किसी के पास है, उन्होंने डिप्लोमे वगैरह किए हुए एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के बगैर उनसे बाकी चीज़ प्रोफेशनल चीज़ों को ट्रेस किया जाता है उनकी। और एक होते हैं प्योर टेक्निकल, यानी कि उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस बेस पे उनकी वो जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। फिर अब रिक्रूटमेंट के लिए इदारे कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, तो रिक्रूटमेंट कौन कौन मतलब किस तरीके से होती है, पहले तो है मेरिट के बेस पे होती है। दूसरा ये है कि सिलेक्शन से पहले एडवर्टाइज़ किया जाता है कि हाँ ये पोस्ट्स हैं और इसके लिए सबको इजाज़त है, अब आप लोग जो है वो इसके लिए कम्पीट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो सिलेक्शन होगी वो सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन बोर्ड्स ही सिर्फ करेंगे और उसके बाद जो है वो हर प्रोविंस पे जो है प्रेजेंटेशन जितनी मतलब होनी चाहिए प्रेजेंटेशन पहले दी जाएगी। प्रेजेंट जितने लोग कर सकते हैं मतलब वो सारी जो है वो दी जाए, यानी हर साल वो कहते हैं ना बाकायदा सीट्स होती हैं, तो वो सीट्स जितनी दी जा सकती हैं वो रिप्रेजेंट की जाएंगी। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी किस किस के पास है, जो ग्रेड 20 है और 20 से अबव है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी इनको लास्टली अपॉइंट करना होता है प्रेसिडेंट ने। 17 से लेकर 19 तक एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने करना होता है। 3 से लेकर 16 तक जो मिनिस्ट्री का हेड होता है, मिनिस्ट्रीज़ में जो ऑफिसर्स मौजूद होते हैं उन्होंने करना होता है। और ग्रेड 1 और 2 के जो है वो हेड ऑफिस जो भी मतलब हमारे उसमें डिवीजन में मौजूद होगा वो अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद मेन रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो फेडरल लेवल पे रिक्रूट करता है, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है जो पेपर्स वगैरह लेते हैं और जो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। और जो दूसरा तरीका है आप जो एडवर्टाइज होता है और उसके ज़रिए जो हमारे ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो हैं डिपार्टमेंट सिलेक्शन है, प्रमोशन कमेटीज़ मौजूद हैं तो ये डायरेक्ट भी रिक्रूट करती हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है, ट्रेनिंग 2 किस्म की होती है, एक प्री सर्विस ट्रेनिंग है, एक इन सर्विस ट्रेनिंग है। प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है वो आप जब एग्जाम वगैरह दे लेते हो ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है, तो एक जॉब से पहले ट्रेनिंग होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, ये सब ने करनी होती है, जिस भी आप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में जा रहे हो उस हिसाब से आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग आपको जॉब के दौरान ये ट्रेनिंग दी जाती है आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है वो 3 है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है इस सब्जेक्ट पे, आप उसको भी ज्वाइन करें। कुछ डिस्कस करना हो कम्प्लीटली वहाँ पे आप जो है वो डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी जिनका ये सब्जेक्ट है। काइंडली शेयर करें इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इस सब्जेक्ट में। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।